बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो कंप्यूटर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन लेक्चर नंबर probably that's 23. चलें जी, लास्ट टाइम क्या टॉपिक पढ़ा था? जल्दी से क्विक रिकैप. यस, सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करने थे. कौन से इवेंट्स के? वेयर द इवेंट्स वर डिस्क्रीट, वेयर द प्रोबेबिलिटीज़ वर डिस्क्रीट. ठीक. एंड व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी? कि जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है उसके जो आउटकम्स होते हैं वो डिस्क्रीट है. रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल आउटकम्स आर डिस्क्रीट. ठीक. सो फॉर एग्जांपल, जब हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 एट अ टाइम कोई एक आउटपुट ही आएगा. इसी तरह अगर हम 52 कार्ड में से रैंडमली कोई एक कार्ड पिक करते हैं, सो उन 52 कार्ड में से कोई एक स्पेसिफिक कार्ड होगा. सो व्हेन द आउटकम्स आर डिस्क्रीट, सो उस किस्म की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फिर हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. सो व्हेन द आउटकम्स आर डिस्क्रीट, तो हमने कहा कि व्हाट इफ दोज डिस्क्रीट आउटकम्स हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़. अब तक जो हमने बात की थी उसमें क्या था? जितने भी आउटकम्स थे सब की प्रोबेबिलिटीज़ वर इक्वल. फॉर एग्जांपल, डाइस में अगर 6 आउटकम्स हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6. अगर हम इसकी बात करें, कॉइन की बात करें, सो इफ देयर वर 2 आउटकम्स तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या थी? हाफ. ठीक. बट व्हाट इफ़ द प्रोबेबिलिटीज़ आर डिफरेंट? डाइस के केस में अगर सेम प्रोबेबिलिटीज़ है फॉर ईच आउटकम, तो हम उसको हम कैसे सिमुलेट कर सकते हैं? इफ़ आई वॉन्ट टू सिमुलेट दी थ्रो ऑफ अ डाइस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर फेयर डाइस है, अरसलान, फेयर डाइस का हम कैसे सिमुलेट कर सकते हैं? इन आवर प्रोग्राम हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन वो रैंडम नंबर की रेंज क्या होगी? 1 to 6. फॉर एग्जाम्पल, रैंड इंट 1, 6. ठीक. सो इट विल जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 6 जिसमें से हर एक की इक्वल चांसेस होंगे. बट व्हाट इफ़ द डाइस इज़ नॉट फेयर? व्हाट इफ़ कि हर एक की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं? तब आप ये काम नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी. एंड वो क्या चीज़ थी? किसी को याद है? सपोज़ हमने कहा कि हमने एग्जाम्पल किस चीज़ की ली थी? रैंडम वॉक की हमने एग्जाम्पल ली थी. रैंडम वॉक इन 2 डायमेंशन. तो 2 डायमेंशन में a random walker can move either in north, south, ईस्ट और वेस्ट, और हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दी थी. फॉर एग्जांपल, नॉर्थ को तो हम कहें कि 20% चांस है कि वो नॉर्थ में जाए एक स्टेप. यानी रैंडम वॉकर अगर एक स्टेप लेता है तो वो एक स्टेप इन 4 डायरेक्शन में से किसी डायरेक्शन में हो सकता है. सो गिव इट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज. सपोज लाइक दिस. इसको हमने कैसे सिमुलेट किया था? सो अगर एक रैंडम वॉक n स्टेप्स लेता है, फॉर n स्टेप्स, सो हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि कंसिडर रैंड टू बी अ फ्लोटिंग पॉइंट बिटवीन 0 and 1. तो इस पर हमने क्या चेक लगाया था? समर, इफ रैंड क्या हो? इफ इट इज़ लेस देन इक्वल टू, सपोज कोई एक भी चूज कर ले, जो नहीं हम किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं. सपोज आई जूस दिस. इफ रैंड इज लेस देन इक्वल टू 0.4, तो उसने कहाँ मूव करना है? ईस्ट. सपोज n इज इक्वल टू 100, तो 100 दफ़ा जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कितनी दफ़ा आउट ऑफ 100 वो जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो लेस देन इक्वल टू 0.4 होगा? 40 टाइम. दैट्स वाई दिस इज दैट प्रोबेबिलिटी. ठीक. फिर हमने क्या किया था? एल्स इफ, सपोज आई वांट टू सिमुलेट वेस्ट, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 0.7. होगा क्या कि अगर ये 100 टाइम्स ये लूप चलता है तो उन 100 में से 40 टाइम्स तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और कितनी टाइम्स ये वाली कंडीशन ट्रू होगी? नॉट 70, 30 टाइम्स. बिकॉज 40 टाइम्स ये होगी तो बाकी 40 से लेकर 70 के दरमियान ये वाली कंडीशन ट्रू होगी. सो दिस कंडीशन विल बी ट्रू 30% ऑफ द टाइम. सो बेसिकली इट इज़ सिमुलेटिंग व्हाट? वेस्ट. तो ये हमने कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पढ़ा था. ये क्लियर है चीज़? ठीक. अच्छा, अब आते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट में, एंड दैट इज़ रैंडम वॉक इन 1 डायमेंशन.
and for one dimension we can consider a straight line. So consider there is a straight line, a number line जिसके center 0 है, towards right we have positive integers and towards left we have negative integers, and we are assuming कि वो जो entity है या जो walk कर रहा है, जो भी चीज़ है, it is standing at the origin. स्टार्टिंग लोकेशन का बहुत रूल होता है, ठीक. सपोज इट इज स्टार्टिंग एट ऑरिजिन. अब चूंकि रैंडम वॉक है, सो इट मीन्स इट कैन ईदर मूव टुवर्ड्स राइट एट ईच स्टेप और इट कैन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, बट वी आर नॉट श्योर. जब हम श्योर नहीं होते तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? यस, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के में कॉन्सेप्ट किसका यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. सो हाउ वुड वी डिटर्मिन कि अब हमने लेफ्ट मूव करना है या राइट? सो फॉर दैट कंसिडर अ कॉइन जिसकी एक फेस पे प्लस लिखा हुआ है और दूसरे फेस पे माइनस लिखा हुआ है. सो इफ़ वी विल थ्रो दिस कॉइन एंड इफ प्लस कम्स इट मीन्स कि हमने राइट की तरफ जाना है, अगर माइनस आता है इट मीन्स कि हमने लेफ्ट की तरफ जाना है. एंड नाउ इट इज़ अ फेयर कॉइन. तो हम सपोज करते हैं कि प्लस की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? हाफ, और माइनस की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? हाफ. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉइन फ्लिप. पहली दफ़ा जब कॉइन फ्लिप होगा तो जो रैंडम वॉकर है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? स्टार्टिंग वो ऑरिजिन पे खड़ा है, उसने एक दफ़ा कॉइन फ्लिप किया है, सो वो कहाँ पे हो सकता है? एट अ टाइम वो एक स्टेप ले सकता है. बताएं कहाँ पे होगा वो? या तो वो -1 पे होगा या वो +1 पे होगा, ठीक. दोनों में से किसी एक पोजीशन पे होगा, बट वी आर नॉट श्योर. तो उसके -1 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2. क्यों? बिकॉज वो -1 पे कब आया है? जब ये माइनस आया है कॉइन का फेस, और माइनस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ. इस तरह +1 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी उसकी? अगेन हाफ. एंड प्रोबेबिलिटी का एक्सियम क्या है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. ये फर्स्ट कॉइन फ्लिप के बाद है. व्हाट विल हैपन आफ्टर सेकंड कॉइन फ्लिप? सेकंड कॉइन फ्लिप के बाद वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? जीरो पे हो सकता है. जीरो पे कब आएगा वो? सपोज वो -1 पे खड़ा था और प्लस आ गया, तो वो -1 से एक स्टेप राइट की तरफ ले आएगा तो 0 पे आ जाएगा, ठीक. तो वो 0 पे हो सकता है, या हो सकता है कि वो -1 पे ना हो, +1 पे हो, लेकिन अगेन उसका जो कॉइन फ्लिप है वो माइनस आया है तो वो वापस 0 पे. तो वो या तो 0 पे होगा, इसके अलावा किस पे? -2 पे हो सकता है या +2 पे हो सकता है. तो आफ्टर 2 coin flips the entity can be either land at 0 or -2 or +2. 3 पोजिशंस हैं, लेकिन अगेन विथ सर्टेन प्रोबेबिलिटीज. तो +2 पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? गुड. कैसे पता चला? कैसे हमने कैलकुलेट करते हैं? 1/4 कैसे आता है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक चीज़ मुझे क्लियर कर लें. जब एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट होता है तब हम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसी है. इनको हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं या इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं? ये डिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट में वी ऐड द प्रोबेबिलिटी, ठीक. चलें, सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है. तो 1 -2 पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं. लेट्स फॉलो अ ट्री स्ट्रक्चर. स्टार्ट में हम 0 पे थे. 0 से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? +1 पे, -1 पे. 0 से +1 पे गए क्यों थे? बिकॉज प्लस का कॉइन आ गया था जिसकी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या थी? हाफ. तो +1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई थी? हाफ. क्योंकि कॉइन के फ्लिप होने की प्रोबेबिलिटी हाफ थी, तो +1 पे भी लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? हाफ. इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक. इसी तरह 0 से -1 पे कैसे आए हैं हम लोग? जब कौन सा फ्लिप आया था कॉइन का, कौन सा फेस आया था? माइनस, जिसकी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या थी? हाफ. तो उस कॉइन की फ्लिप होने की वजह से आप -1 पे आए हैं, तो -1 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हाफ. यहाँ तक तो बात क्लियर है. अब +1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस.
या तो +1 पे कौन सा फेस आ जाए, लेट्स सी इट्स अ प्लस फेस, दिस इज अ माइनस फेस। अगर तो प्लस वाला फेस आ गया जिसकी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो हम कहाँ पे लैंड करेंगे, +2 पे। और अगर माइनस वाला फेस है जिसकी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, +1 से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 0 पे आ जाएंगे। इसी तरह -1 से अगर प्लस वाला फेस आया जिसकी अपनी प्रोबेबिलिटी हाफ है तो हम 0 पे लैंड करेंगे, और अगर माइनस वाला फेस है जिसकी अपनी प्रोबेबिलिटी हाफ है तो हम -2 पे चले जाएंगे। सो लेट्स सी कि +2 की 0 से, अच्छा +1 से +2 के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, लेकिन 0 से +2 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले आप यहाँ पे आए एंड फिर आप यहाँ पे आए, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग एट +2 विल बी 1/4। इसी तरह इस 0 पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले आप 0 से +1 पे विद हाफ प्रोबेबिलिटी आए, और फिर यहाँ से यहाँ पे तो अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, 1/4 एंड 1/4। 0 की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 पे आप दो जगहों से आ रहे हैं, या तो आप यहाँ से आएंगे या आप यहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ को, ठीक। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग एट 0 इज 1/2, so probability of landing at -2 is 1/4, probability of landing at +2 is 1/4 and the probability of landing at 0 is 1/2। यहाँ तक क्लियर है सबको। What will happen after third coin flip? Yes, कहाँ कहाँ पे रैंडम वॉकर हो सकता है, 0 पे है तो चूंकि एक स्टेप लेगा तो +1 पे भी हो सकता है और -1 पे भी। इसके अलावा अगर -2 पे है तो वो +1 में भी आ सकता है या -3 पे। इसी तरह अगर वो +2 पे है तो या तो -1 पे आएगा, नहीं यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं, दिस इज माइनस, सो दिस इज -1 and this is +1 and +3। सो रैंडम वॉकर आफ्टर थर्ड कॉइन फ्लिप कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है एट अ टाइम, जरूरी नहीं कि वो जरूरी नहीं बल्कि इट्स नॉट कि वो चारों जगहों पे एक जगह पे होगा। आउट ऑफ दीज 4 ही कैन बी एनीवेयर, लेकिन एक जगह पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज डिफरेंट। सो अब निकालें कि -3 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नहीं 6 नहीं 8 मल्टीप्लाई होगा, ठीक। आप +2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, या तो प्लस वाला फेस है जिसकी अपनी प्रोबेबिलिटी हाफ है तो आप जा सकते हैं +3 पे, या आप +1 पे। 0 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, +1 पे, -1 पे, अगेन 0 से -1 पे, +1 पे, -2 से आप -1 पे, -3 पे। ये हम प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए इस ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए। तो हम कहाँ कहाँ पे लैंड कर सकते हैं, या तो हम +3 पे हैं, या +1 पे हैं, या -1 पे हैं, या -3 पे हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो व्हाट पैटर्न यू आर ऑब्जर्विंग हियर, ये पैटर्न है एंड दैट इज जी, एक तो इनिशियल पोजीशन पे बार बार आ रहे हैं, एंड सेकेंडली और क्या चीज़ है, ऑड एंड इवन के टर्म्स में बताएं। जब ऑड नंबर ऑफ टाइम कॉइन फ्लिप होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉइन फ्लिप एंड थर्ड कॉइन फ्लिप को देखें, यू आर लैंडिंग एट ऑड पोजीशंस विच आर 1 and 3, -1, +1, -3, +3। इवन नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप जब होता है तो यू आर लैंडिंग एट इवन पोजीशंस, ठीक। एक तो ये पैटर्न है, और सेकंड हम क्या पैटर्न देख रहे हैं कि हम बार बार अपनी ओरिजिन पे बार बार आएंगे, ठीक। अच्छा, +3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताएं, क्या होगी 1/8, बिकॉज 0 से +2 पे आने की 1/4 है, तो +2 से +3 पे जाने की अगर 1/2 है तो 0 से 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। सिमिलरली 1/8 इधर भी आ जाएगा, 1/8 यहाँ पे भी, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8। +1 की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 3/8। आगे पास +1 3 दफ़ा आ रहा है और -1 भी 3 दफ़ा आ रहा है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 इज़ 1/8
Probability of -1 is 3/8, +1 is 3/8 and +3 is 1/8. तो यहाँ पे एक और चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एक्सट्रीम पोजीशन की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कम हैं, यानी बहुत कम चांस होंगे कि आप 0 से स्टार्ट करें और 3 स्टेप्स में आप +3 पे ही पहुँच जाएं, ठीक। आप 0 से स्टार्ट करें और एक्सट्रीम राइट पे जाते जाते +3 पे जाएं, इसके चांसेस क्या हैं 1/8। इस तरह अगर आप 0 से स्टार्ट करें और लेफ़्ट की तरफ ही हर स्टेप लें और फिर -3 पे आप लैंड करें विदिन 3 स्टेप्स, इसकी चांसेस भी बहुत कम है। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सपोज देयर आर 10 स्टेप्स टुवर्ड द डोर, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप 10 स्टेप्स में ही डोर तक पहुँचें। विल मोस्टली फ्लक्चुएट विदिन योर ओरिजिन स्टार्टिंग पोजीशन। ये चीज़ क्लियर है। अब इसी डायग्राम को फॉलो करें और मुझे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th फ्लिप की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के दें, ठीक। करते जाएंगे यस, लेकिन सबकी निकालें। वो एक्सट्रीम की तो आप निकाल सकते हैं हमेशा। एक्सट्रीम के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, एक कॉइन फ्लिप के बाद, अगर एक कॉइन फ्लिप के बाद 1/2 है, 2 कॉइन फ्लिप के बाद 1/4 है एक्सट्रीम की, और 3 कॉइन फ्लिप के बाद 1/8 है, तो इट मीन्स कि n कॉइन फ्लिप्स के बाद एक्सट्रीम पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखें 1 स्टेप के बाद एक्सट्रीम पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक। यस, 2 स्टेप्स के बाद एक्सट्रीम जो आपके हैं +2 और -2, उस पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। 3 स्टेप्स के बाद आपकी जो एक्सट्रीम है +3 और -3, उस पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो 4 पे क्या हो जाएगी 1/16। इसी तरह करते करते n पे क्या हो जाएगी, अगर आपने n स्टेप्स लिए हैं 1/n नहीं 1/2 है, ठीक। तो ये आपके पास एक्सट्रीम पे है, लेकिन दरमियान की कैसे निकालनी है वो ज़रा इस तरह की ट्री डायग्राम से निकालें, ठीक। जो स्टेप्स हमने 3 दफ़ा किए हैं, आप लोग वो स्टेप्स मज़ीद 6 दफ़ा ज़रा करके दिखाएं। क्वेश्चन की समझ आई, करना क्या है, हमने आफ्टर 3 स्टेप्स रैंडम वॉकर कहाँ कहाँ पे लैंड कर सकता है, हमने पहले वो डिटरमिन किया है और फिर हर एक जगह की प्रोबेबिलिटी निकाली है। इसी तरह अब आप 4th स्टेप के बाद 5th, 6th, 7th, 8th, 9th सब की निकालें। इस ट्री स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। थ्री बाइट इसलिए बिकॉज +1 पे हम कहाँ कहाँ से देखें, इस +1 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस +1 पे आप इस +1 पे कहाँ से आएँ, +2 से आएँ, और +2 पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली है 1/4 स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। तो अगर 0 से +2 पे हम विद प्रोबेबिलिटी 1/4 आए हैं, और फिर इस +2 से इस +1 पे हम इसलिए आए हैं कि हमारे पास माइनस का फेस आया था, जिसकी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2। तो 1/4 × 1/2 इज़ 1/8। ये तो इस +1 की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन +1 पे हम एक दफ़ा तो नहीं आ रही, +1 पे तो हम इस और दूसरे रास्ते से भी आ रहे हैं, +1 से हम इस रास्ते से भी आ रहे हैं। तो आप +1 पे तो या लैंड करेंगे टूवर्ड्स राइट लेफ़्ट करके, या +1 पे लैंड करेंगे टूवर्ड्स राइट करके, या +1 पे आप लैंड करेंगे टूवर्ड्स लेफ़्ट करके। सो यू कैन लैंड एट +1 एट 3। वो तो टोटल जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है +1 की वो 1/8 + 1/8 + 1/8 विच विल बी इक्वल टू 3/8। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो बताएं कि क्या करना है। अली कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वैलिड एक्सक्यूजेस हैं, आई हैव गॉन थ्रू देयर एप्लीकेशंस, तो उनके अटेंडेंस में देखूंगी, बट अली आपकी 7, 9 हो चुकी है, देयर आर सम वैलिड मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हाजिर हैं। स्माइल
के पास जुल्फ़िकार असलान दें जी। हमने आपने ट्री बनानी है, मैंने थर्ड स्टेप तक बनाया है, आप फोर्थ पे बनाए, फिर फिफ्थ पे, सिक्स पे, 7, 8, 9। जैसे पैटर्न अगर आप डिटरमिन उससे पहले कर सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन 9 तक लेके जाए। जी देखिए थर्ड तक हम पहुंचे हैं। अब एक और पॉइंट क्लिक करेंगे, हम कहाँ पहुंच जा सकते हैं? +4 पे -4 पर डिवाइड 0 पे +2 इसी ट्री से इसको फॉलो करके पहले 4 पे हम कहाँ डिवाइड कर सकते हैं? 4 के बाद एक और लेंगे तो कहाँ कर सकते हैं? +3 के साथ +7 +4 पे जाएगा, -7 और देखिए यहाँ +2 पे होंगे ठीक है, ना -2 तो हो जाएगा। 9 अगर हम +2 सेकंड पॉइंट थर्ड का पार्ट करेंगे, +2 के बाद हम +2 पे हमने मूव करना है, +2 मूव करेंगे या तो राइट मूव करेंगे +3 हो जाएगा, या लेफ्ट मूव करेंगे +1 हो जाएगा। मूव करेंगे थर्ड टर्म के बाद हम कहाँ काम कर सकते हैं? +3 पे हो सकते हैं, +7 पे हो सकते हैं, -7 पे हो सकते हैं, +3 से आप 2 निकालें, +1 से 2 निकालें, रियल रूट से +1 से 2 निकालें तो आप समझ आ रही है?
चलें बताएं, +4 के बाद हम कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? सॉरी, 4th कॉइन फ्लिप के बाद हम कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? अभी ना सदमे में जाएं, अभी तो 9 स्टेप्स लेने हैं आपने। इसको जगह को ऐसी छोटी करें ना, 1 मिनट। यहाँ देखें, आपने 3rd स्टेप में 1/8 को 3 दफ़ा लिखने के बजाय 1 दफ़ा लिख दें, और साथ में प्रोबेबिलिटी लिख दें इसकी 3/8। -1 को भी 1 दफ़ा लिख दें, 3/8, और अब निकालें। ठीक, सो 4 पे आपके पास क्या प्रोबेबिलिटीज आ रही है? पहले कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? अगेन उस रूल को जनरलाइज करें। आफ्टर इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स वी विल बी एट इवन पोजीशन, विच विल बी 0, -2, -4, +2, +4 पे हो सकते हैं। एक्सट्रीम पे हमें पता है कि क्या होगा, 1/2⁴ विच इज 16 एंड 16। -2 की मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4, ऐसी है। +2 की भी 1/4, और 0 की क्या आ रही है? 3/8, 6/16 विच इज़ 3/8। एंड इन सबको ऐड करें तो आपके पास 1 आना चाहिए। ठीक, सो 16, 1 + 4 + 2 + 4 + 1, एंड दिस इज व्हाट, 4 4 8 8 2 10, नहीं 3 पे गलती की है। 1 + 4 16, यस यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, तो 5 and 5, यस। तो इट मीन्स की प्रोबेबिलिटीज हमने ठीक निकाली। ये प्रोबेबिलिटीज आई आपके पास? नहीं, ये नहीं आई दानियाल, क्यों? समझ आ गई है? समझ आई कैसे निकालना है सबको या नहीं? चलिए, अगर समझ आई तो 5th स्टेप करें। फिर एक स्टेप और कर लें, फिर मुझे बताएं 5th स्टेप की क्या आ रही है, बताएं। चलिए बाकी करने दें, डिस्कस। -1 से पॉजिटिव आया तो -2 जाएंगे, पीछे जाएंगे। नहीं, -1 पे अगर पॉजिटिव आए तो 0 पे आएंगे। चलें, दिस इज 4th कॉइन फ्लिप। 5th कॉइन फ्लिप का बता दें, बस आगे फिर नहीं करते। 5th कॉइन फ्लिप पे हम कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? ऑड नंबर पे। ठीक, तो या तो -1, -3, -5, +1, +3 और +5 पे हो सकते हैं। 5 एक्सट्रीम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2⁵ विच इज़ 32, +5 की प्रोबेबिलिटी दरमियान की निकालें जल्दी से। आप इसको आसान कर लेना, ये जो -2 एंड +2 इसको एक दफ़ा लिखें, इट विल बी +4 की प्रोबेबिलिटी 1/16 थी, +2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4, -2 की 1/4, 0 की क्या आई थी? 3/8, और -4 की 1/16। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब +4 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? +5 पे या +3 पे। +2 से हम कहाँ जा सकते हैं? +3 पे या +1 पे। 0 से हम कहाँ जा सकते हैं? +1, -1, -2 से -3, -1, एंड -4 से -3, -1। क्लियर? अब बताएं, +5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/32। इसी क्या होगी? अगेन 1/32। इसी क्या है? 1/4 अगर +2 की है और +3 पे हम हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ जा रहे हैं, तो दिस विल बी 1/, लिखते 1/8। इस +1 की भी क्या हो जाएगी? 1/8। इस +1 की क्या हो जाएगी? 3/8 अगर 0 की है और हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ हम +1 पे आ रहे हैं, तो इस +1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/16। इसी तरह इसकी क्या हो जाएगी? 3/16। -2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4। तो 1/4 से हम -3 पे आएंगे, तो दैट विल बी 1/8। अगेन दिस विल बी 1/8, दिस विल बी 1/32 एंड 1/32। ठीक, और सबको ऐड करें तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो? +5 एंड -5 की, तो -5 की तो 1 और ये है। +3 की क्या है? 1/32 +1/8, बस यही है।
तो क्या चीज़ आ जाएगी, +3 की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 5/32। इसी तरह +1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, 1/8 + 3/16। मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही, आप साथ में फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास 3/16 आ रहा है। 1/8 + 3/16, सॉरी 1/8 + 3/16, 5/16। समझ आ रही नहीं आ रही सबको? चलिए, सो अगर थोड़ी बहुत समझ आ गई है, सो लेट्स गो टू दिस डायग्राम एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज गिवन है। सो ये सबको नजर आ रहा है टेबल। सो स्टार्ट आफ्टर फर्स्ट कॉइन फ्लिप आप कहाँ पे हो सकते हैं, -1 पे या +1 पे विथ हाफ प्रोबेबिलिटी। आफ्टर सेकेंड कॉइन फ्लिप आप कहाँ पे हो सकते हैं, -2, 0 एंड +2 विद दीज प्रोबेबिलिटीज। ठीक, हमने भी क्या कैलकुलेट किया है, फिफ्थ वाला 1/32, 5/32, 5/16, सो ठीक कैलकुलेट किया है। ठीक, इसी तरह करते करते हम 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे। 9 का ज़रा जल्दी से बताएं, 9 का एक्सट्रीम स्टेप जो होगा वो क्या होगा, 1/512। ठीक, 8 नंबर पे है ना, 8 से हम या तो +9 पे जाएंगे या किस पे जाएंगे, +7 पे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/256 मल्टीप्लाई 1/2 करके बस कुछ आ जाएगी। जो चीज़ हम नोट करेंगे वो क्या करेंगे, दैट इज़ कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है। अगर हम इवन नंबर को देखें, इवन फ्लिप के बाद व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन यू विल लैंड आफ्टर यू टेक इवन नंबर ऑफ स्टेप्स। सबसे ज़्यादा किस पोजीशन की प्रोबेबिलिटी है, 0 की। ठीक, और सबसे कम किसकी प्रोबेबिलिटी है, एक्सट्रीम की। सो इफ़ यू टेक इवन नंबर ऑफ स्टेप्स, सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल लैंड एट योर ओरिजिन, यू विल कम बैक एट योर ओरिजिन, एंड बहुत कम चांसेस होंगे कि आप एक्सट्रीम पे होंगे। ये बात सबको क्लियर है? अगर हम ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स भी लेते हैं तो हम ओरिजिन पे तो नहीं होंगे, लेकिन ओरिजिन की जो सबसे करीब जगह हैं +1 -1 वहाँ पे हमारे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो सेलर वाली स्टोरी है, ज़रा उसको जहन में रखें कि सेलर्स की स्टोरी में क्या हुआ था कि वो जो क्रू मेंबर्स थे वो हालांकि 120 स्टेप्स उन्होंने लिए थे, लेकिन वो 120th स्टेप तक नहीं पहुँचे थे। अपने जहाज़ का जो जगह थी उसमें सिर्फ 50 स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ्ट थे, 50 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट थे। तो 120 स्टेप्स लेके वो 50th स्टेप तक भी नहीं पहुँचे, बिकॉज हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या नोट करेंगे कि 8 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 8 इज़ अराउंड 2.8 समथिंग। ठीक, इसको हम राउंड ऑफ करके चलें 3 कर लेते हैं। तो +3 और -3 के दरमियान, +3 और -3 के दरमियान होने के चांसेस कितने हैं? हाउ वुड वी डिटरमिन कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वॉकर इज़ बिटवीन +3 एंड -3? तो या तो वो -2 पे होगा, या वो 0 पे होगा, या वो +2 पे होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिटरमिन करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे एंड विच विल मोस्टली बी अराउंड 0.8 और पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या बात डिटरमिन की कि इफ़ यू टेक n नंबर ऑफ स्टेप्स तो 0.8 या इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि यू विल बी बिटवीन +√n एंड -√n। इस रेंज में पाए जाने के 80% चांसेस हैं, बाकी जो 20% चांसेस हैं वो एक्सट्रीम पे जाने के हैं। क्लियर ये चीज़? अगर आप 9 स्टेप के लिए करेंगे, घर जाके कर लें इसको, 9 स्टेप पे करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट क्लियरली क्या आता है, 3 आता है। तो फिर आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, -3, -1, +1 एंड +3। इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को आप ऐड करेंगे तो इट विल बी अराउंड 80%। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 9 स्टेप्स लिए हैं तो 80% चांस हैं कि आप -3 और +3 के दरमियान हैं, यानी आप -√9 और +√9 के दरमियान है। उसके इस रेंज के अंदर में होने के चांस आपके पास 80% है। ठीक है, तो रैंडम वॉक की एक और एट्रीब्यूट क्या है कि यूजुअली आप एक ख़ास रेंज के अंदर ही मूव करते हैं, एंड दैट रेंज इज़ कि आपके जितने नंबर ऑफ स्टेप्स है उसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं।
तो अगर वो सेलर वाली स्टोरी याद है तो सेलर में कितने स्टेप एक बंदा ले रहा था? 120 स्टेप। 120 स्टेप क्यों ले रहा था? बिकॉज वो 2 घंटों के लिए मूव कर रहा था एंड यू आर एज्यूमिंग कि पर मिनट वो एक स्टेप ले रहा है, तो उसने 120 स्टेप्स लिए थे। तो 120 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इट इज़ रफली अराउंड 11 या 10 कुछ ऐसे आएगा। इसलिए उस स्टोरी में हमने लिखा था कि 80% ऑफ द क्रू मेंबर्स वर विद इन 11 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो कल को अगर मैं एग्जाम में आपकी ये स्टोरी चेंज करके दे दूँ, ये फिगर्स चेंज कर लूँ, 100 की जगह अगर मैं फॉर एग्जांपल 200 दे दूँ, तो फिर कितने मेंबर्स जो होंगे वो इस रेंज में होंगे? नहीं, 80% ऑफ द क्रू मेंबर्स। तो अगर 200 हो जाएंगे तो 200 का 80% क्या है? 160। तो 160 क्रू मेंबर्स होंगे। अगर तो उन्होंने 120 स्टेप्स लिए तो फिर 11 के अंदर होंगे, लेकिन अगर उन्होंने 10,000 स्टेप्स लिए तो फिर वो किस रेंज में होंगे? तो आपने 10,000 का स्क्वायर रूट लेना है विच इज़ 100। ठीक, तो रेंज डिटरमिन होती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स दे आर टेकिंग एंड कितने क्रू मेंबर्स हैं, वो डिपेंड करता है कि 80% ऑफ टोटल क्या है। ये चीज़ सबको सो इसके एग्जाम में आने की भी 80% चांसेस हैं। ठीक, चलें जी जी नहीं, ट्री मैं नहीं दूंगी, बस ट्री दिखाने का मकसद ही ये था आपने कि मैं आपको सिर्फ समझा सकूं कि 80% ऑफ द चांसेस आर कि यू विल बी बिटवीन प्लस अंडर रूट 10 एंड माइनस अंडर रूट 10। ठीक, यस, वो भी इससे फिट होती है। वो क्यों? बिकॉज वो जो जॉर्ज पोलिया की एग्जाम्पल थी, जॉर्ज पोलिया एंड द ओल्ड कपल दोनों वुड्स में वॉक कर रहे थे, लेकिन वी वर एज्यूमिंग कि देयर वाज अ सिंगल एंट्री पार्ट टू द वुड्स। तो दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? सेम थी। जब स्टार्टिंग पोजीशन सेम थी तो हमने इस रैंडम वॉक में क्या देखा है अभी कि आपके ओरिजिन पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि जॉर्ज पोलिया भी बार बार उस ओरिजिन पे आ रहे थे और ओल्ड कपल भी उस स्टार्ट पे आ रहा था। सो दैट्स वाई जो कि दोनों स्टार्ट की तरफ आ रहे थे तो दे वर रेगुलरली बम्पिंग इन टू वन अनदर। इस चीज़ को अब हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ योर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक, उसको ज़रा मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। अब थोड़ी मैथ्स दोबारा देखते हैं। लेट एफ आई डिनोट द आउटकम ऑफ द ith कॉइन फ्लिप। इसका क्या मतलब है? ith कॉइन फ्लिप वेयर आई कैन टेक ऑन एनी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू एनी नंबर। तो सपोज i इज इक्वल टू 1 है, तो ith कॉइन फ्लिप का मतलब है फर्स्ट कॉइन फ्लिप। तो फर्स्ट कॉइन फ्लिप के आउटकम्स क्या हो सकते हैं? कॉइन फ्लिप के आउटकम क्या हो सकते हैं? कॉइन पे क्या नजर आ सकते हैं आपको? या तो आपको प्लस नजर आएगा या माइनस नजर आएगा। सेकेंड टाइम जब आप कॉइन को फ्लिप करेंगे ठीक, सो ith कॉइन फ्लिप इज बेसिकली fi। ठीक, तो F1 क्या होगा? फर्स्ट कॉइन फ्लिप। फर्स्ट कॉइन फ्लिप में F1 के पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? प्लस या माइनस। सेकेंड कॉइन फ्लिप जो होगा दैट विल बी योर F2। F2 क्या हो सकता है? नहीं, कॉइन के आउटकम्स क्या होंगे? एक ही सेकेंड कॉइन फ्लिप के यही होंगे। सेकेंड दफा भी आपके पास या तो प्लस आएगा या माइनस। हम पिछले को नहीं देख रहे, हम हर कॉइन फ्लिप को अलग अलग देख रहे हैं। इसी तरह थर्ड कॉइन फ्लिप जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? F3। उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? प्लस या माइनस। सो कैन आई से कि Fi इज अ रैंडम वेरिएबल। वाई इज अ रैंडम वेरिएबल? बिकॉज इट कैन हैव डिफरेंट आउटकम्स। ठीक, अच्छा, जब भी एक रैंडम वेरिएबल होता है तो एक रैंडम वेरिएबल के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू। प्रोबेबिलिटी में पढ़ी है अभी या नहीं पढ़ी? पढ़िए तो बताएं आदिल, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होती है? कितनी बार आ सकता है? एवरेज। तो फिर एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है? व्हाट इज योर रैंडम वेरिएबल हियर? कॉइन फ्लिप। ठीक, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर इस रैंडम वेरिएबल की आप बार बार वैल्यू निकालें फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, अगर आप इसकी वैल्यू निकालें
तो ऑन द एवरेज क्या वैल्यू आप एक्सपेक्ट करेंगे, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक, और इसका फिर एवरेज से ही कैसे डिफरेंट है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज, जो एक्चुअल एवरेज होती है इससे कैसे डिफरेंट है। एक्चुअल एवरेज आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1000 दफ़ा कॉइन को फ्लिप किया, उसमें से 600 दफ़ा सपोज प्लस आया, 400 दफ़ा आपके पास माइनस आया सपोज। ठीक, तो फिर जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं, दैट इज़ योर एक्चुअल एवरेज। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है कि अभी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये वैल्यू आ सकती है। और किस बेस पे एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पे। ये क्लियर है नहीं क्लियर। सपोज एक डाइस को हम थ्रो करते हैं और हम कहते हैं कि लेट्स फाइंड आउट दी एवरेज के कितने डॉट्स आते हैं ऑन दी एवरेज। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सपोज अगर आपने एवरेज निकालनी है तो आप 1000 टाइम्स क्या करें, डाइस को थ्रो करें और हर दफ़ा जो डॉट्स आते हैं उनको एक्चुअली काउंट करें। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपके पास 2 डॉट्स आए, नेक्स्ट टाइम आपके पास 4 आए, नेक्स्ट टाइम आपके पास 5 आए, नेक्स्ट टाइम आपके पास 1 आए, 2 आए। आप एक्चुअल जितने भी डॉट्स आएंगे सबको काउंट करेंगे, एडअप करेंगे और किस पे डिवाइड कर लेंगे, टोटल पे। दिस इज़ योर एक्चुअल एवरेज, जो हम मोंटे कार्लो में करते हैं। हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम क्या निकालेंगे, हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि +1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। फिर 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो आप हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ऐड करते हैं। दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू में प्रोबेबिलिटी का अमल दखल होता है, जबकि एक्चुअल एवरेज में आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली एक काम हो चुका होता है। ठीक, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला क्या बनता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज़ बेसिकली व्हाट इज़ दी आउटकम। सो सपोज अगर n आउटकम्स हैं तो हर आउटकम को आप मल्टीप्लाई करेंगे उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी के साथ और फिर उन सब को ऐड कर लेंगे फ्रॉम i = 1 up to n। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। क्लियर है सबको? ठीक, अच्छा, तो अगर fi इज़ अ कॉइन फ्लिप विच इज़ अ रैंडम वेरिएबल, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ fi। fi के पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, अभी कॉइन फ्लिप के 2 ही है ना, या तो +1 आएगा, ठीक है, या -1 आएगा। +1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, -1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ fi क्या है, 0। तो कभी भी आपके पास एक्चुअली तो कॉइन फ्लिप पे 0 नहीं आ रहा था, ठीक, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या मतलब है, इसके 0 आने का मतलब ये है कि अगर आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इस कॉइन फ्लिप को करेंगे तो जितनी दफ़ा +1 आएगा उतनी ही दफ़ा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि -1 आएगा। दैट्स वाई द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ 0। यहाँ तक बात क्लियर है। fi इज़ अ रैंडम वेरिएबल जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0। ठीक, अब हम एक और रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं एंड कॉल इट Sn, वेयर Sn इज लैंडिंग पोजीशन आफ्टर n कॉइन फ्लिप्स। अगर आप n कॉइन फ्लिप्स करते हैं तो आप कहाँ पे एक्चुअली लैंड करेंगे, दैट इज़ योर Sn। ठीक, सपोज S1 का क्या मतलब है कि आप कितनी दफ़ा कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, 1 दफ़ा। सो S1 इज़ द लैंडिंग पोजीशन आफ्टर 1 फ्लिप। और आफ्टर 1 फ्लिप आप कहाँ पे हो सकते हैं, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आफ्टर 1 फ्लिप आप कहाँ पे हो सकते हैं, +1 -1। तो S1 के पॉसिबल आउटकम क्या है, +1 या -1। कैन वी सी कि S1 इज़ अ रैंडम वेरिएबल बिकॉज इट कैन हैव डिफरेंट। S2 का क्या मतलब है, लैंडिंग पोजीशन आफ्टर 2 फ्लिप्स। तो 2 फ्लिप्स के बाद आप कहाँ पे हो सकते हैं, +2 -2 या 0। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पिछली जो भी वैल्यू आई होती है उसमें हम कुछ ऐड या माइनस कर रहे होते हैं। ठीक, सो कैन आई राइट S2 एज
इट इज़ द सम ऑफ F1 प्लस F2। ठीक, कैसे? अगर तो F1 की वैल्यू हुई +1 और F2 की वैल्यू भी आपके पास +1 हुई, तो S2 क्या होगा आपके पास? +2। अगर F1 +1 है लेकिन F2 -1 है, तो आपके पास वैल्यू क्या आई? आपके पास 0। अगर F1 -1 है और F2 +1 है, तो अगेन 0 एंड सो ऑन। सो कैन आई राइट S2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, पिछला आउटकम प्लस दिस आउटकम। ठीक, इस तरह व्हाट विल बी S3? F1 plus F2 plus F3. So what will be Sn? Summation of all Fi's where I is from 1 up to n. ठीक, तो कहाँ पे आप लैंड करते हैं? इट इज़ बेसिकली a random variable which is equal to the sum of these random variables. And since these are random variables, they can get any value, and since they can have any value, so this can have any value. क्लियर ये चीज़? तो अगर Sn रैंडम वेरिएबल है, तो अब इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं। सो कैन आई से कि अगर Sn जो है Fi का सम है, तो Sn की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हर Fi के एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम है। इसको ऐसे देखें कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप के फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 10 लोग हैं, तीसरे ग्रुप में 10 लोग हैं, और हर एक के कुछ मार्क्स हैं, कुछ भी है, कुछ वैल्यूज़ हैं, +2 +3 एंड सपोज देयर आर सम वैल्यूज़ हियर एंड देयर आर सम वैल्यूज़ हियर। अगर आपने इनकी एवरेज फाइंड आउट कर ली, आपने इनकी एवरेज फाइंड आउट कर ली और आपने इनकी एवरेज फाइंड आउट कर ली, तो इन तीनों की एवरेज मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? इन तीनों एवरेज को ऐड कर लूँ। ठीक, same is the case here कि if Sn is the sum of these Fi's, so the expected value of Sn will be the sum of the expected values of Fi's. ठीक, और अगर expected value of Sn is the sum of the expected value of Fi, तो फिर हमें पता है कि F1 की expected value क्या है? What is the expected value of F1? What is the expected value of F2? And so on, which is 0. अभी हमने 0 निकाली थी ना। So the expected value of Sn is 0. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप रैंडम वर्क एक दफ़ा करते हैं, ठीक, विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, सपोज आपने n ले लिया 100, आपने एक दफ़ा वॉक की, आपके पास S100 की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे आपने लैंड किया होगा। ठीक, आप दोबारा फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर इट इज़ प्लस सपोज 20, आपने 100 स्टेप्स लिए और आप +20 पे लैंड कर गए। नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा 100 स्टेप्स लिए, सपोज आप +10 पे लैंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा 100 स्टेप्स लें, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इस तरह की सिचुएशन होगी, यानी अगर आप इनका एवरेज लेंगे दैट विल बी 0। ठीक, सो इफ़ यू टेक दी रैंडम वर्क मल्टीपल टाइम्स, ठीक, और आप अपनी लैंडिंग पोजीशन का अगर आप एवरेज लेंगे तो दैट विल बी 0। तो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया है कि रैंडम वर्क में आप अपनी ओरिजिन पे बार बार आएंगे। दैट्स वाई वो जॉर्ज पोलियो वाली स्टोरी थी। ठीक, क्लियर ये चीज़? बस लास्ट टॉपिक है एंड देन यू आर फ्री टू गो। लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड। ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, सो द सेम, अच्छा ये देखें, द एंटिटी रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग लोकेशन मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग द वॉक। दिस आंसर्स जॉर्ज पोलियस क्वेश्चन, what are the chances of two randomly walking couple bumping into each other? 100% chances. Why 100%? Because both will come back to the original position multiple times. जब दोनों multiple times आएंगे तो आपस में बम्प करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो व्हाट इज़ रिकरेंट वॉक? रिकरेंट किसे कहते हैं? एक चीज़ जो बार बार रिपीट होती है। तो रिकरेंट वॉक इज़ दैट रैंडम वॉक वेयर देयर इज़ 100% प्रोबेबिलिटी of returning to the starting point.
यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे ना आने की प्रोबेबिलिटी फिर क्या हुई, 0। ठीक, तो जो 1 डायमेंशन है एंड 2 डायमेंशन है, इसमें जब भी वॉक होती है रैंडम वॉक, दैट विल बी अ रिकरेंट वॉक। यानी 1 डायमेंशन में अगर आप कहते हैं एक लाइन के ऊपर, या आप 2 डायमेंशन में होंगे, आप अपनी ऑरिजिन पोजिशन में बार बार आएंगे। बट दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर दी 3 डायमेंशन, बिकॉज एक जब एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो जाती है, so there are chances that the entity may get lost। ठीक है, it may never, there is some slight chance। ज़रा transient walk की definition को देखें, it's a random walk in which there is a positive probability that it never returns to its starting। इसमें ये नहीं कह रहे कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा, वापस आएगा भी, लेकिन ना वापस आने के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। ठीक, तो यहाँ पे वापस ना आने के चांसेस 0 थे, और यहाँ पे वापस ना आने के चांसेस 0 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर देन 0। इट मीन देयर इज सम स्लाइट चांस कि 3 डायमेंशन में जो एंटिटी है, इट मे नेवर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ फेमस जोक अमंग द मैथमेटिशियंस, अ ड्रंक मैन विल फाइनली फाइंड हिज वे बैक टू हिज होम, बट अ ड्रंक बर्ड विल बी लॉस्ट फॉर एवर। ठीक, बिकॉज द बर्ड इज फ्लाइंग इन द 3 डायमेंशंस। दैट इज़ दी रैंडम वॉक। बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में करेंगे। मैं मार्क्स दिखाती हूँ आपको।